नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और रुड़की से खबर है। यहां पर कार और ऑटो की भिड़ंत हुई है। 3 महिलाएं इसमें गंभीर रूप से घायल हुई हैं। महिलाओं को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर कार और ऑटो की भिड़ंत में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इन महिलाओं को सिविल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने कार चालक को अपनी हिरासत में भी ले लिया है। यह पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के देहरादून हाईवे पर हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस कार ने 3 महिलाओं को टक्कर मारी। कार और ऑटो की भिड़ंत में ये तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। ऑटो में सवार थी ये तीनों महिलाओं को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। ये जो हादसा था वो भगवानपुर थाना क्षेत्र के देहरादून हाईवे पर घटी है। तो ऑटो और कार की टक्कर हुई है। ऑटो में तीनों महिलाएं सवार थी जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं। इनको अस्पताल में एडमिट करा दिया है। साथ ही कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और श्रीदेव सुमन दून यूनिवर्सिटी के साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आज से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। दून यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम करवा रही है। एक रूम में 12 से ज्यादा बच्चों को ना बिठाया जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड 52 राजकीय महाविद्यालयों के साथ ही 122 प्राइवेट कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर और बैक पेपर पाने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे। प्रदेश भर में 180 से ज्यादा एग्जाम सेंटर में एग्जाम आज शुरू हुए हैं। वहीं दून यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऑनलाइन एग्जाम करवाए, जिससे बच्चों ने घर से ही एग्जाम दिए। एग्जाम में 40 मिनट बच्चों को पेपर डाउनलोड और आंसर शीट अपलोड के लिए दिया गया है। ये श्रीदेव सुमन के जो बैक पेपर के बच्चे हैं, क्योंकि मेन सेंटर तो हमारा केवल एचएनबी का ही है, लेकिन पिछले सालों तक श्रीदेव सुमन भी हमारा सेंटर रहा है। तो जो बीए फाइनल ईयर के, बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चे जिनकी बैक आई थी, तो इस समय बीकॉम 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा है। 9 बच्चे बैक के हैं। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की आज से परीक्षाएं शुरू हो गई है। कोविड के चलते फाइनल चल रही है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं में 48,000 छात्र परीक्षा पर बैठे हैं और कैंपस महाविद्यालयों में 3 पालियों में ये एग्जाम हो रहे हैं। इसके लिए नैनीताल कैंपस से सैनिटाइजर मशीन लाई गई है। तो कोविड के नियमों के पालन के लिए भी परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। हालांकि छात्रों में परीक्षा केंद्र में परीक्षा से ज्यादा कोरोना का भय दिखाई दे रहा है। तो एज यूजुअल जैसे पहले करते थे वैसे ही है और नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है एंड चिल आउट है बिल्कुल पेपर देने के लिए। कोरोना का तो डर नहीं है? कोरोना का थोड़ा बहुत डर तो है, बट एग्ज़ाम तो देना ही है। हर बच्चे से ये रिपोर्ट ले रहे हैं, जैसे जो हॉस्टल में विशेषकर बच्चे, देखिए लोकल में जो रह ही रहा है वो तो अपने प्रिकॉशंस ले रहा होगा। हॉस्टल के लिए हमने ये कर रखा कि बच्चे जो आउटसाइड द स्टेट है वो तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आएंगे, रैपिड टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो। और जो बच्चे विद इन द स्टेट आ रहे हैं वो कहीं पर भी पीएससी में जाकर के फिजिशियन से ये लाएंगे कि इनमें कोरोना के कोई सिम्टम्स। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। हालांकि फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो कोविड के दौरान हो रही हैं और ये देख सकते हैं कि हम डीएसबी परिसर में हैं। यहाँ पर जो छात्र परीक्षाएं देने आज आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस तरह से इनको लगातार चेक किया जा रहा कि जो बुखार है वो तो नहीं है या जो टेम्परेचर है उनका हाई तो नहीं है। इसके बाद इसके पीछे देख सकते हैं कि सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है और पूरी तरीके से बॉडी सैनिटाइज किया जा रहा है। आज ओवरऑल बात करें जाए तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 48,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरह से कोविड ने जो कोरोना का संक्रमण है उसने पूरे समाज को घेरा हुआ है और एक चुनौती भी है कि ये परीक्षाएं कैसी कराई जाएं। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं और बच्चों को कहा जा रहा है कि वो पूरे जो प्रिकॉशन हैं वो लें ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उससे भी बचा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के एसआरटी परिसर बादशाहीत हॉल में 19 सितंबर से होने वाले एग्जाम में बाहरी राज्यों के कुल 238 छात्र छात्राएं शामिल होने जा रही हैं, जिसमें 72 छात्र और 38 छात्राएं हैं जो अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। फिलहाल उन्हें हॉस्टल में ही क्वारंटीन किया गया है। वहीं
बाहरी राज्यों से पहुंचे 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोविड केयर सेंटर में हैं, जिनकी परीक्षाएं बाद में होंगी। वहीं डायरेक्टर का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। 19 तारीख से जो परीक्षा शुरू होगी उसमें बाहर के स्टेट के कुल 238 बच्चे इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं और इनमें से 72 बॉयज़ हॉस्टल के हैं और 38 गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं। इसके लिए हमने ये किया है कि वो RT-PCR अपनी नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं, उसके बाद ही उनकी हॉस्टल के अंदर एंट्री है और इसके बावजूद भी हम उनको 10 डेज क्वारंटीन कर रहे हैं उनके रूम्स में। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना अपडेट आपको दे दे। रविवार को कोरोना के प्रदेश में रिकॉर्ड केस आए हैं। एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा 1637 केस सामने आया है। वहीं अब कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 31,973 हो गई है। प्रदेश में मृतक मरीजों की संख्या 414 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में डबलिंग रेट में भी कमी देखी जा रही है। अब प्रदेश में डबलिंग रेट 21 दिन तक पहुंच गया है। देहरादून में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। एक दिन में सबसे अधिक 623 केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 318, नैनीताल में 211, यूएस नगर में 240 नए केस सामने आए हैं। और देहरादून में खबर है, यहां पर बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक बोर्ड लगाया गया है बॉर्डर पर, जिस पर सभी जानकारी लिखी जाएंगी। साथ ही टेस्टिंग के रेट भी इस पर लिखे जाएंगे। और कुंभ होना है, यानी कि कुंभ 2021 को लेकर अब मीटिंग लेंगे सीएम त्रिवेंद्र। आज शाम करीब 4:30 बजे आवास पर सीएम की ये बैठक होने वाली है। अलग अलग विभागों के अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। अब तक के कामकाज की समीक्षा सीएम इस बैठक में करने वाले हैं। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कुंभ को लेकर। जिस तरह से 2021 में कुंभ होना है, उसको लेकर एक बैठक सीएम आवास पर होगा, जिसमें तमाम अधिकारी पहुंचेंगे और अलग अलग विभागों के अफसरों से यहां पर जो उनका कामकाज है कहां तक पहुंचा है उस पर समीक्षा करेंगे सीएम। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में आज 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। कार्यक्रमों में विधायक, सांसद से लेकर मंत्रियों तक सभी को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। सेवा हफ्ते के प्रथम दिन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। दूसरे दिन गरीबों और हॉस्पिटल के मरीजों को फल वितरित किया जाएगा। तीसरे दिन भाजपा युवा मोर्चा ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाएगी। चौथे दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। पांचवें दिन प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं छठे दिन स्वच्छता कार्यक्रम और 7वें दिन केंद्र की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने की योजना रखी गई है। उत्तराखंड में भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और कार्यकर्ताओं में और जनता में भारी उत्साह है। माननीय मोदी जी ने राजनीति के साथ सेवा को जोड़ा और उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाना अपने आप में एक सार्थक विषय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी के निर्देश पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को कर रही है। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे अलर्ट दिख रहा है। सत्ताधारी भाजपा ही सबसे अधिक कोरोना की चपेट में है। हालात यह है कि पार्टी के अधिकांश नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। पार्टी के कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु बलबीर रोड स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा भगदड़ भाजपा जैसी पार्टी में है। हम भाजपा के प्रदेश हेडक्वार्टर में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो प्रदेश हेडक्वार्टर है जो हर समय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से खचाखच भरा होता था। लेकिन आज की डेट पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आपको एक भी नेता, एक भी पदाधिकारी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि बीते दिनों में भाजपा के कैबिनेट मंत्री समेत 11 विधायक अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से
करीब 10 लोग अभी भी या तो हॉस्पिटलाइज हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 16 सितंबर तक होम क्वारंटीन में हैं। यही नहीं, भाजपा के जो संगठन के पदाधिकारी रहे हैं, चाहे वो प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी हों, महामंत्री कुलदीप कुमार हों, वो पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी इसकी जद में आए। चाहे वो आईटी हेड की बात हो, चाहे प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विपिन कैंथोला की बात हो। विपिन कैंथोला भी अभी कोरोना संक्रमित थे, वो होम क्वारंटीन में हैं और इसने भाजपा का जो पूरा गणित था, जो रोड मैप था, वो पूरी तरह से गड़बड़ा दिया है। पार्टी के कई कार्यक्रम बीते दिनों में निरस्त हुए हैं, जो अभी चालू नहीं हो पाए हैं। हालत यह है कि प्रदेश हेडक्वार्टर में आने को कोई तैयार नहीं है। ये मीडिया कक्ष है भाजपा का, जहां पर भाजपा के प्रवक्ता यहां पर बैठा करते थे, तमाम जो मीडिया पर्सन है वो यहां पर बैठा करते थे, लेकिन आज की डेट पर एक भी प्रदेश प्रवक्ता आपको प्रदेश कार्यालय में नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और हरिद्वार से खबर है, यहां पर शराब की दुकान के मैनेजर से लूटपाट की गई है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर 16 लाख रुपए लूट लिए हैं। 3 ठेकों के 16 लाख रुपए लेकर मैनेजर लौट रहा था, तभी शराब कारोबारी सागर जायसवाल के मैनेजर से ये लूटपाट देर रात कनखल थाना क्षेत्र में की गई है। तो 16 लाख की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया। गोली मारकर 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा 3 ठेकों के 16 लाख रुपए थे जो इस मैनेजर से लूटे गए। और उत्तरकाशी के पुरोला में पुलिस ने अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में एक दुकान का शटर काट के दुकान के अंदर से 5 पेटी अवैध शराब, अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस की छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और देहरादून से खबर है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कम करने के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी सीएम त्रिवेंद्र ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक लेटर भेजा था। सीएम ने ऑल वेदर रोड को सामरिक नजरिए से जरूरी बताया था। तो ऑल वेदर रोड को लेकर कहा यह गया है कि अब इसकी चौड़ाई कम करने का मामला है। हालांकि ऑल वेदर रोड को लेकर केंद्र सरकार से एक चिट्ठी भी सीएम ने लिखी थी और उनका कहना है कि सड़क की चौड़ाई जो है उसे कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये लेटर भेजा था और अब इस पर सबकी नजर रहेगी। और रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत स्कूलों में ही फलों और सब्जियों को उगाकर बच्चों को पोषण आहार देने की नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 32 विद्यालयों में फलदार वृक्षों का रोपण भी करवा दिया है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें भी जल्द इस योजना से जोड़ा जाएगा। डीएम का कहना है कि इस योजना में उद्यान विभाग भी स्कूलों की मदद करेगा। पहले चरण में उन विद्यालयों में जिनमें शिक्षकों ने अच्छे कार्य किए हैं वहां हम फलदार पौधों का रोपण करेंगे। उनके लिए वृक्ष 32 विद्यालयों में पहुंचाए जा चुके हैं। भविष्य में ये विचार है इसमें कि जिन विद्यालयों में अपनी भूमि और चारदीवारी उपलब्ध है उन विद्यालयों में भोजन माता के माध्यम से सब्जी का उत्पादन करते हुए फ्रेश सब्जियां बच्चों को मिड डे मील में उपलब्ध कराई जाए। और पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था नहीं होने से हजारों की संख्या में परिवार पलायन कर रहे हैं। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी के गांव लवाली से भी 8 किलोमीटर दूर जैती में पढ़ाई के लिए आज भी बच्चे जाते हैं, जबकि आसपास स्कूल नहीं होने से 50% परिवार पलायन कर चुके हैं। अब लमगड़ा ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान खोलने की मांग उठने लगी है। वैसे तो उनके नाम से शिक्षण संस्थान खुले और उन्हीं के नाम से चाहे हॉस्पिटल की स्थापना हो या कहीं और संसाधन हो, ताकि महेंद्र सिंह धोनी का गांव एक मॉडल गांव बन सके, इस ओर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। हमारे स्कूल यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हम रोज़ पैदल ही जाते हैं। गाड़ी रोड तो बहुत दूर है यहाँ से, पर पैदल ही सफ़र करते हैं। बरसात में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहीं कहीं गधेरे आ जाते हैं रास्ते में।
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के गांव की स्थिति की पलायन की स्थिति देखेंगे तो कभी इस गांव में 50 परिवार यहां पर रहते थे। आज पलायन की मार ये पड़ी कि 24 से 25 ही परिवार इस गांव में रहते हैं, वो भी जिनके छोटे बच्चे हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां से दूर बाहर मैदान की तरफ निकल गए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, लुवाली, अल्मोड़ा। और श्रमिकों के अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से अटल पोषण भत्ता योजना की आज से शुरुआत हो चुकी है। अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में योजना की शुरुआत करते हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने 2 अनाथ बच्चों को योजना के तहत पेंशन वितरण करते हुए योजना का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है और इसी के तहत अब श्रमिक की मौत के बाद उनके बच्चों को राहत देते हुए श्रम विभाग बच्चों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन देगी। बच्चों के बालिग होने तक बच्चों को पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड की नकल करते हुए पूरे प्रदेश के उन बच्चों को जो अनाथ हैं, जिनका श्रमिक कार्ड था, निर्माण श्रमिक थे और आज उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और वो बच्चे अनाथ हैं और काम भी नहीं कर सकते, श्रम कानून के तहत 18 साल के नहीं हुए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने अटल पोषण योजना का शुभारंभ किया है और 1500 रुपये मासिक के हिसाब से उन बच्चों को ये पोषण भत्ता मिलेगा। और मौसम के बदलते ही सुबह को पचवातून क्षेत्र में हुई बारिश से नगर पालिका विकास नगर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलकर रह गई। शहर के सिनेमा गली, 28 फीट रोड समेत कई स्थानों पर पानी की निकासी ना होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि समय पर नगर पालिका प्रशासन ने नालियों की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और खटीमा में कूड़े को लेकर नगर पालिका में ईओ और सभासद का विवाद सड़कों पर आ गया है। नगर पालिका के सभासदों ने ईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन में बैठ गए। वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया कि खटीमा के हर वार्ड में महीने भर से गंदगी का ढेर है, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी कूड़े का ढेर शहर से हट नहीं रहा है। वहीं नगर पालिका ईओ सभासद के आरोप से इनकार करते हुए शहर से जल्द कूड़ा हटाने की बात कह रहे हैं। भी देखा है कि किस तरीके से इन्होंने खटीमा शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। आज खटीमा की जिस सड़कों पर जाओ वहाँ पर 4 से 8 फीट ऊंचा कूड़े का ढेर बना हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि योग द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कूड़ा हट जाए, सबसे पहले प्राथमिकता मेरी सफाई हो जाए, ये है सबसे पहले प्राथमिकता मेरी सफाई और कूड़ा निस्तारण है। और मैं किसी आरोप प्रत्यारोप कूड़ा कब तक हट जाएगा सर? मैं आज प्रयास रखूँगी आज जो है मेरा कूड़ा हट जाए। और सरकार ने भले ही बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट करा रही हो, लेकिन पर्यटन कारोबारियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने कहा कि जो एंटीबॉडी टेस्ट सरकार बॉर्डर पर कर रही है, क्या उनको वो होटल दे पाएंगे, इसको भी सरकार स्पष्ट करे। होटल एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा कि होटल का कमरा उन्हीं को दे जो RT-PCR और ट्रूनेट टेस्ट कराया हो, लेकिन अब सरकार ने एंटीबॉडी टेस्ट करा रही है। इसमें कैसे कमरे दे, इस पर सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी होगी। है कि सरकार द्वारा वहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इन टेस्टों में भी हम कमरे दे पाएंगे, ये नीति को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। और खाली RT-PCR, ट्रूनेट और CBNet के ही कराए हुए टेस्टों को हमारे द्वारा मान्य माना जाएगा या हम अन्य टेस्टों को भी इसमें माने। और कोटद्वार में दुगड्डा के फतेहपुर गांव से होकर गुजरने वाले सीलगाड़ गदेरे के किनारे अंधाधुंध के अवैध निर्माण हो रहा है, जिससे दुगड्डा और फतेहपुर गांव पर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गदेरे पर अतिक्रमण के चलते गदेरे की चौड़ाई काफी घट चुकी है, जिसमें उन पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि अतिक्रमणकारियों की सूची प्रशासन को सौंप दी गई है। खतरा तो है, हम लोगों का खतरा है उसमें। तो भाई अगर बाई चांस जैसे नदी को कम करेंगे, कभी जब आएगा उसका वो तो होगा ही, वो तो होना ही है। उसके बाद ये हम लोगों के लिए तो है परेशानी, जब ज़्यादा पानी आएगा तो उसमें तो वही होगा, होना तो वही है। तो खतरा तो यहाँ तक नहीं है, खतरा दुगड्डे तक का है। हमारे संज्ञान में उन सबको हमने नोटिस भेजे हैं। ये गंभीर मामला है, यही नहीं कहीं भी हो, वाटर बेड में या वाटर एरिया में जो भी निर्माण होगा निश्चित रूप से वो कभी न कभी जो है
प्रभावित हो सकता है और वो जान मान के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और गोवंश संरक्षण को लेकर दावे तो तमाम किए जाते हैं और राजनीति में गोवंश संरक्षण अहम मुद्दा होता है, लेकिन हकीकत में धरातल पर गोवंश संरक्षण को लेकर कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। विकासनगर के छरबा गांव के रहने वाले रूमराम, जो पिछले 12 साल से गौवंश पालने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन गौशालाओं में मौजूद ज्यादातर गौवंश लावारिस या फिर पुलिस द्वारा तस्करों से छुड़वाए गए हैं, जिनका पालन पोषण रूमराम अपने खर्च पर करते हैं और इनके पालन पोषण के लिए वो अपने 10 बीघा जमीन भी बेच चुके हैं और उन पर लाखों का कर्ज चढ़ चुका है। जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में जहाँ 10 रुपये 12 रुपये केजी भूसा पड़ता है हम लोगों को, और इनको रख रखाव से लेकर के इनके भरण पोषण तक, दवाई जड़ी बूटी तक जो देना, तो करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे मैं इस टाइम कर रहा हूँ। मैंने अपनी बहुत सी ज़मीन को बेच करके ये काम शुरू किया है। रूमराम ने बताया कि उन्होंने 167 परिवारों को गौशाला में मौजूद दुधारू गायों को इस शर्त पर मुफ्त में दे दिया कि वे इन पशुओं को आवारा घूमने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मैंने लगभग 300 साढ़े 300 गौवंशों को अभी दूसरों को दिया। लगभग 164 परिवारों को अभी तक हम लोग इसी दृष्टि से दूध वाली और उपयोगी गौवंशों को दे चुके हैं। उम्मीद है सरकारी सिस्टम की नजरें इस गौपालक पर पड़ेंगी, जिससे इनका हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगी, जिससे वो और बेहतर ढंग से गौवंशों की देखभाल कर सकेंगे। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।